तो दोस्तों, रोवन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के हम भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी क्लास 22 रहेगी। तो हम मुगल साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पता है कि मुगल साम्राज्य से पहले हमने दिल्ली सल्तनत वंश के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत वंश 5 वंशों में डिवाइड था। कौन-कौन से वंश थे? गुलाम वंश था, फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद में तुगलक वंश आया, फिर वंश आया सैयद और फिर लोधी वंश आया। ठीक है। तो 1206 से 1526 तक का जो काल रहा, वह दिल्ली सल्तनत का काल रहा, लगभग लगभग 320 वर्षों का। और हमें दिल्ली सल्तनत वंश के बारे में ध्यान रखना है कि खिलजी वंश सबसे छोटा था और तुगलक वंश सबसे बड़ा था। फिर दिल्ली सल्तनत वंश के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। और और उसके संस्थापक कौन रहे? बाबर रहे। तो बाबर ने 1526 से 1530 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर ने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मध्यकाल का प्रथम शासक रहा। तो हम बाबर के बारे में शुरू करते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और साथ ही पद पादशाही की स्थापना की। तो पद पादशाही की स्थापना बाबर ने की। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। जो पद पादशाही पदवी थी, उसके उसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। और और बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब शुरू हुआ था? 1519 में शुरू हुआ था। यूसुफजई जाति के विरुद्ध शुरू हुआ था। तो बाबर तो बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन-कौन से, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में पहली बार तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद में 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनके विरुद्ध बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। और इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। फिर उसके बाद में बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, जो बाबर और मेहदरी राय के बीच में हुआ। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ। तो इस तरीके से बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब बाबर की कुछ अन्य उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। बाबर ने कलंदर की उपाधि और गाजी की उपाधि धारण की थी। कलंदर का क्या प्रतीक है? उदारता के लिए जाना जाता है। और गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद में धारण की थी। खानवा का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा को हराकर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और उनके कब्र को काबुल में दफनाया गया था। तो उनका जो शव था, उसको काबुल में दफनाया गया था। और बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा, जो किसने लिखी है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा आत्मकथा फारसी में अनुवाद किया है। बाबर की जो मूल आत्मकथा है, उसकी भाषा कौन सी है? तुर्की है। और अब्दुल रहीम खान खाना ने जो बाबरनामा है, उसका फारसी में अनुवाद किया है। तो बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा बाबर ने ही लिखी थी तुर्की में, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है। तो इस तरीके से बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसमें तुगलमा नीति का उपयोग किया गया था। और यह तुगलमा नीति बाबर ने किससे धारण की थी? किससे ग्रहण की थी? उज़्बेकों से ग्रहण की थी।
इसी प्रकार से तोपखाने का उपयोग बाबर ने सबसे पहले कौन से अभियान में किया था? भेरा अभियान में किया था। ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में ये तोपखाने और तुगलमा नीति दोनों का प्रयोग किया गया था, लेकिन तोपखाने का पहला प्रयोग भेरा में अभियान में किया गया था। और तुगलमा पदवी नीति को उज़्बेकों से बाबर ने ग्रहण की थी। साथ ही भूमि नापने के लिए बाबर ने कौन से मापक का उपयोग किया गया था? गज ए बाबरी। गज ए बाबरी भूमि नापने का यह एक पैमाना था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज बाबर के बारे बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। और 3 अन्य बेटे कौन से थे? कामरान, कामरान, हिंदाल और अक्सरी। तो इस तरीके से बाबर के 4 बेटों में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर का पुत्र बाबर की मृत्यु के बाद में दिसंबर 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठा था। बाबर ने हुमायूं से मरते समय पर अपने भाइयों के प्रति उदारता बरतने के निर्देश दिए थे। तो इस प्रकार से हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा किया था, बाबर के निर्देशानुसार। और उनके भाइयों के क्या नाम थे? कामरान, हिंदाल और अक्सरी। 1530 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दीन पनाह उसकी छठी राजधानी थी हुमायूं की। ठीक है। और हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला युद्ध चौसा का युद्ध था, जो जून 1539 में लड़ा गया था। शेर खान ने हुमायूं को हराकर शेरशाह की पदवी धारण की थी। ध्यान रखना, जितने भी युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़े गए थे, उसमें शेरशाह ही विजयी रहा था। तो पहला युद्ध 1539 में शेर खान ने हुमायूं को हराया और शेरशाह की पदवी धारण की। और उस युद्ध में हुमायूं यमुना नदी में कूद गया था। फिर उसके बाद में आता है बेलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। वह मई 1540 में लड़ा गया था, लगभग 1 साल बाद, चौसा के युद्ध के 1 साल बाद। तो उसमें भी शेर खान ने हुमायूं को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था। तो आगरा और दिल्ली पर कब्जा शेर खान ने कब किया था? मई 1540 में बेलग्राम के युद्ध में, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का साथ उनके भाई हिंदाल और अक्सरी ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी वह पराजित हुए। और कन्नौज के युद्ध के बाद में हुमायूं सिंध चला गया था। और 1541 ईस्वी में सिंध में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने शादी की थी। तो हुमायूं और अमीना बानो बेगम के जो पुत्र है, उनका नाम ही अकबर है। और फिर 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था, जहां पर हुमायूं और अफगानों के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। और सरहिंद का युद्ध, जो कि जून 1555 में हुआ था, उसमें अफगान सुल्तान सिकंदर सूर और बैरम खान के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो बैरम खान और सिकंदर सूर के बीच में बैरम का युद्ध जून 1555 में हुआ था। बैरम खान हुमायूं की तरफ से ही लड़ रहे थे। और शेर शाह के मरने के बाद में 1555 में हुमायूं फिर से एक बार दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। तो हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी पर वापस से 1555 में बैठे थे। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक व व्यक्तिगत तथ्य के बारे में। जैसे कि हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हमें याद रखना है, गुलबदन बेगम ने लिखा था। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। इसी वजह से वह सप्ताह के जो 7 दिन थे, वहां पर 7 अलग-अलग कलर के कपड़े पहनता था। हुमायूं चित्रकला का प्रेमी था, और फारस से चित्रकला के लिए कलाकार लाया था। हमने जैसे कन्नौज के युद्ध के बारे में पढ़ा था कि 1540 में शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया था हुमायूं को हरा के। तो 1540 से 1555 फिर वापस से हुमायूं 1555 में वापस से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। लेकिन 1540 से 1555 के बीच में उनका जीवन निर्वासित जीवन रहा, जिसमें
15 वर्षों तक हुमायूं घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित करना पड़ा। तो 15 वर्षों तक इसी निर्वासित जीवन में 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राजा वीरसाल के महल में जो कि अमरकोट के राजा थे। और उनकी माँ और अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। ये अकबर की माँ का नाम था। हुमायूं ने पुस्तकालय बनाया जिसका नाम क्या था? शेर मंडल था। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। और दीन पनाह नामक भवन जो हुमायूं ने ही बनवाया था, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। और हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया है। जो दिल्ली में हुमायूं का किला है, उस वह जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, वहां पर हुमायूं को दफनाया गया है। और लैम्पून ने हुमायूं के बारे में क्या कहा कि हुमायूं पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। इसका क्या मतलब है? कि वह पूरा जीवन उसका काफी स्ट्रगल पूर्ण रहा, शेरशाह से हारा, उसके बाद में 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन भी यापन किया। उसके बाद में वह जब दिल्ली आया तो दिल्ली में भी 15 वर्षों के जीवन में भी उसने कई युद्ध लड़े। और दिल्ली में आकर पुस्तकालय की अपने ही बनाए गए दीन पना भवन में उसकी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई थी। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है इसको। तो ताजमहल का पूर्वगामी किसको माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। अब हम थोड़ा-सा शेरशाह के बारे में पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसका प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शेरशाह सूरी जिसको शेर खां कहा जाता था, तो इन्होंने शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी? हुमायूं को हराने के बाद, चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेर का इनका नाम था। सासाराम के जमींदार सासाराम जो बिहार में है, वहां पर जमींदार हसन खां के पुत्र थे। और रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। जो इंडियन गवर्नमेंट ये रुपया यूज करती है, रुपया नामक सिक्का, वह शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। और इसे अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखना, यह रोड लाहौर से दिल्ली होते हुए कोलकाता तक है। और यह रोड पहले से ही बना हुआ था। लेकिन इस यह कच्चा रोड था जिसको पक्का रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने जमींदारी हटा दी शेरशाह सूरी के शासनकाल में जमींदारी हटा दी गई। लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी जिसमें किसानों से सीधा कर लिया जाता था। ठीक है? तो जो जमींदारी व्यवस्था है वह शेरशाह सूरी ने हटा दी थी। और लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी जिसमें किसानों से डायरेक्ट कर सुल्तान को सुल्तान वसूला करता था। शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए 32 इंच का सिकंदरी गज, जिसको सन की डंडी भी कहा जाता है, यह मापक का उपयोग करता था। तो भूमि के मापन के लिए 32 इंच का सिकंदरी गज, जिसे सन की डंडी भी कहा जाता है, उस मापक का उपयोग करके भूमि का मापन किया जाता था शेरशाह द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। हमें पता है कि बिहार के सासाराम में ही इनका जन्म हुआ। और इनके पिता जो कि वहां पर जमींदार थे, क्या नाम था? हसन खां। तो बिहार के सासाराम में झील के अंदर इनका मकबरा है। और जो दिल्ली में पुराना किला है उसका निर्माण भी शेरशाह ने ही करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण भी करवाया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। अब हम मुगल काल के पार्ट 2 में अकबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। मेरे यहाँ पर एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बोर्ड का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, अब विद अपडेटेड वर्जन। और मैं ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ इसको टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर वहाँ शेयर करूँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और साथ में
मेरी इस प्लेलिस्ट में आपको 1.5 की स्पीड पर मेरे लेक्चर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे ब्रश अप हो सके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।